और फिर आपने हिंदू बेल्ट को काट के जम्मू में रखा और मुस्लिम बेल्ट को कश्मीर में रखा। इसका मतलब ये है कि आप जो अली शाह गिलानी आज से 15 साल पहले पुंछ में गया था, अली शाह गिलानी ने कहा कि पुंछ के लोग आप ये मांग करो कि हमें कश्मीर प्रोविंस के साथ लगाया जाए। और इसका मतलब ये है कि आप हुर्रियत के एजेंडे को, अली शाह गिलानी के एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यार मैं क्या मतलब ये तो कोई बात ना हुई ना। ये तो आप एजेंसीज, IBs जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो समझदार लोग हैं, जो सोच रखने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये कहाँ रजौरी पुंछ के एरिए को आपने अनंतनाग के साथ लगा दिया। अगर कोई मेरी बात का बुरा नहीं मनाए तो मैं ये कहता हूँ कि आप कांग्रेस के जो पुराने लीडर हैं उनसे पूछ लिया करो अगर कैसे हुकूमत की जाती है, आपको नहीं पता है। पहाड़ी तो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अब उनको ऐसी स्टेटस मिलेगा, सीटें रिजर्व हो चुकी हैं, अब उनको भी मौका मिलेगा कि वो भी नुमाइंदगी करेंगे। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो सरकार उनको ये उम्मीद दे रही है कि आपको ऐसी स्टेटस देंगे, वही सरकार उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने से भी बाहर रखे। डेंग साहब, बात ये है कि इनका जो बीजेपी वालों का प्रेसिडेंट है वो उस दिन ये कह रहा था कि पहाड़ी ज़बान में कह रहा था कि मैंने कड़ाका काट दिया। कड़ाका करने का मतलब ये है कि मेरे कहने पे ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। उसने कहा मैं थनावंडी कॉन्स्टिट्यूंसी, इसका मतलब है वो डिलिमिटेशन कमीशन की जो है उसको उनको लेट डाउन कर। सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे नहीं, टेररिस्ट का मतलब ये होता है, टेररिस्ट का मतलब है कि जो लोगों में खौफ पैदा करे, जो डर पैदा करे, जो हंगामा राई करे। मिलिटेंट का मतलब ये होता है कि जो खौफ पैदा करे, दहशत पैदा करे और हथियार का इस्तेमाल करे। टेररिस्ट वो होता है जो लोगों में दहशत पैदा करे, हथियार लेके चले, टेरर पैदा करे, खौफ का माहौल पैदा करे, उसको टेररिस्ट कहते हैं। मैं क्योंकि कानूनी आदमी हूँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टेररिस्ट कौन होता है और मिलिटेंट कौन होता है। मिलिटेंट वो होता है जो किसी मिशनरी के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और वो ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल हो और वो हथियार का इस्तेमाल करके लोगों को डराए। और टेररिस्ट वो होता है जो इलाके में, मोहल्ले में, शहर में, गाँव में टेरर पैदा करे। वो चाहे लाठी डंडे का इस्तेमाल करे, चाहे पत्थर का इस्तेमाल करे, चाहे हंगामे का इस्तेमाल करे, उसको कहते हैं टेररिस्ट। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं फॉर्मर लॉ ऑफिसर इश्तियाक भट्टी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत इश्तियाक साहब, मुझे वक्त देने के लिए। इश्तियाक साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से कर्नाटका में जो हिजाब इशू बना हुआ है और पूरे देश में जो है इसकी चर्चा हो रही है, कैसे देखते हैं इसको? पहली बात तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि ये हिजाब का जो एक इशू जो है ये नहीं बनना चाहिए था। इस्लाम में तो हिजाब और बुर्का और ये पर्दा जो है वो लाजमी है। और ये भी सच है कि सारी लेडीज़ जो मुस्लिम लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, वो सारा हिजाब नहीं पहनती हैं, ना बुर्का पहनती हैं। लेकिन इस्लाम में ये है कि औरत को के लिए ज़रूरी है कि वो पर्दे में रहे, हिजाब में रहे, बुर्का में रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये इशू तो बनना ही नहीं चाहिए था। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि अगर गवर्नमेंट ने, अगर स्कूल ने या अथॉरिटीज़ ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ड्रेस कोड लागू किया था तो उसका मतलब ये है कि वो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है या एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको लागू कराए, ना कि बाहर से गुंडे बुला के और वो गूंज बुला के और स्कूल में हंगामा कराओ, हमला कराओ, नारे मारो। ये मैं इसको कंडेम करता हूँ। क्या सब कर्नाटका सरकार ने अब एक फ़ैसला भी लिया है कि स्कूल या कॉलेज या जो भी इदारा है, पढ़ाई इंस्टीट्यूट जो भी हैं, वो गवर्नमेंट इदारे जितने भी हैं वहाँ पे एक रूल के हिसाब से चलेंगे, एक यूनिफॉर्म के हिसाब से चलेंगे। किसी भी मजहबी जो तरीका है वो वहाँ पे नहीं अपनाया जाएगा। नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये बात सच है कि हिंदुस्तान कोई इस्लामी देश नहीं है, लेकिन जहाँ इतनी बड़ी आबादी 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं यहाँ, और हम ये कहते हैं कि आपने ड्रेस कोड रखिए, आप उसमें वाइट यूनिफॉर्म रखिए, जिस तरह की यूनिफॉर्म रखिए, लेकिन लड़कियों को जो हिजाब रखती हैं, जो अपना पर्दा करना चाहती हैं, तो उनको अलाउ किया जाए। और मुझे एतराज़ इस बात पे नहीं है कि स्कूल ने ये उन्हें कहा कि आप ड्रेस कोड लागू है और ड्रेस कोड में आइए। मुझे एतराज़ इस बात पे है कि बाहर से लोग, यानी बाहर से जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, डरा रहे हैं, उनको नारे मार रहे हैं, वो आके लागू करेंगे ड्रेस कोड स्कूलों में। और स्कूल अब हिंदुस्तान में या बेंगलोर में या मैं ये कहता हूँ कर्नाटका में पुलिस नहीं है, लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी नहीं है कि अब लोग बाहर से
से सिविल लोग आएंगे और वो थ्रेट करेंगे और एक हंगामा आराई करेंगे। मुझे तो इस पे एतराज़ है ना। मैं ये कहता हूँ कि वहाँ शर्म आनी चाहिए उस एजुकेशन मिनिस्टर को, जो ये कल ये कह रहा था कि निजी वहाँ ये उन लोगों ने जो बाहर से आए हैं वो अच्छा किया। यार वो तो एजुकेशन मिनिस्टर है, उसको तो कंडेम करना चाहिए और उसको वहाँ का जो डीएम है और एसपी को कहना चाहिए कौन लोग थे जो आगे है स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर हंगामा करते हैं। जहाँ तक कॉलेज का सवाल है, जहाँ तक ड्रेस कोड का सवाल है, तो वहाँ ड्रेस कोड लागू होना चाहिए था। लेकिन मुझे इस पर एतराज़ नहीं है। मुझे ये एतराज़ है कि भाई आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियाँ फेल हो गई हैं, आपकी गवर्नमेंट फेल हो गई है कि बाहर के लोग चंद आएंगे और वो आके हंगामा आराई करेंगे वहाँ। सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे नहीं, टेररिस्ट का मतलब ये होता है, टेररिस्ट का मतलब है कि जो लोगों में खौफ पैदा करे, जो डर पैदा करे, जो हंगामा आराई करे। मिलिटेंट का मतलब ये होता है कि जो खौफ पैदा करे, दहशत पैदा करे और हथियार का इस्तेमाल करे। टेररिस्ट वो होता है जो लोगों में दहशत पैदा करे, हथियार लेके चले, टेरर पैदा करे, खौफ का माहौल पैदा करे, उसको टेररिस्ट कहते हैं। मैं क्योंकि कानूनी आदमी हूँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टेररिस्ट कौन होता है और मिलिटेंट कौन होता है। मिलिटेंट वो होता है जो किसी मिशनरी के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और वो ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल हो और वो हथियार का इस्तेमाल करके लोगों को डराए। और टेररिस्ट वो होता है जो इलाके में, मोहल्ले में, शहर में, गाँव में टेरर पैदा करे। वो चाहे लाठी डंडे का इस्तेमाल करे, चाहे पत्थर का इस्तेमाल करे, चाहे हंगामे का इस्तेमाल करे, उसको कहते हैं टेररिस्ट। हमारी कानूनी ज़बान में उसको कहते हैं टेररिस्ट। तो जहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं तो उनको क्या टेररिस्ट की संज्ञा बिल्कुल, देनी? मैं तो कहूँगा वो लोग टेररिस्ट थे और उनको बैन करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करके अंदर देना चाहिए। भाई आप स्कूल का स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल है, आपके प्रोफेसर हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका एजुकेशन मिनिस्टर है, तो वो लागू करे ना। वहाँ का डीएम है, एसपी है, वो लागू करे। अब लोगों के सपोज जम्मू में कोई मसला है तो क्या हम यहाँ पर लोगों को बाहर से ला के तो वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी बन जाएगी? सपोज मुझे तो कानून अपने हाथ में लेने का कोई इख्तियार नहीं है ना। इसके लिए कानून है, आइन है, हिंदुस्तान जो है वो रूल ऑफ लॉ से चलती है। बिल्कुल। इश्ताक साहब, अगर हम बात करें डिलिमिटेशन रिपोर्ट की, उस पर भी काफ़ी चर्चाएं हैं। आम जनता में एक रोष है, गुस्सा है, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें, हर कोई इसको नकार रहा है कि ये जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो आई है इससे आम जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, उल्टा इनको नुकसान ही होगा। देखिए अरफाज डैंग साहब, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है तो मैं इसमें कमीशन में अपील हुआ था और मैंने ये एतराज़ जताया था कि इनको ये राजौरी पुंछ में नहीं की। डिलिमिटेशन कमीशन का काम है कि जो सेट क्राइटेरिया दिया गया है उसमें टेरेन देखा जाता है, जो टोपोग्राफी देखी जाती है, लोगों की जो मुसीबतें हैं उनको कम किया जाता है। जो इलाके जो हैं गलत तरीके से दूर दराज इलाके दूसरी जगह कट के लग गए हैं तो उनको ठीक किया जाना। ये तो मुझे लगता है कहीं दफ्तर में बैठ के किसी पर्टिकुलर पार्टी के कहने पे, कहीं पर्टिकुलर पार्टी की वजह से ये डिलिमिटेशन कमीशन। और मैं ये बताऊँ ना, आपने सुचेतगढ़ को आपने कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म कर दी, आपने इंद्रवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म कर दी, आपने मेरे वहाँ कोर्ट में 1,88,000 रुपये कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, जबकि पुंछ में हम ये मांग कर रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी और होनी चाहिए। अच्छा, और ये बताइए मुझे, आपके राजौरी पुंछ जो जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसका नाम बदल के आपने राजौरी पुंछ को आंध्रा के साथ लगा दिया। अगर आप शोपियाँ के इलाके को राजौरी पुंछ के साथ लगाते तो कुछ लॉजिक था, कोई इंसान, मतलब एक आम आदमी में ये समझता है यार कहाँ राजौरी पुंछ और पुंछ का एरिया आपने आंध्रा में लगा दिया और फिर आपने हिंदू बेल्ट को काट के जम्मू में रखा और मुस्लिम बेल्ट को कश्मीर में रखा। इसका मतलब ये है कि आप जो अली शाह गिलानी आज से 15 साल पहले पुंछ में गया था, अली शाह गिलानी ने कहा कि पुंछ के लोग आप ये मांग करो कि हमें कश्मीर प्रोविंस के साथ लगाया जाए। और इसका मतलब ये है कि आप हुर्रियत के एजेंडे को, अली शाह गिलानी के एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यार मैं क्या मतलब ये तो कोई बात ना हुई ना। ये तो आप एजेंसीज, आईबीज, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो समझदार लोग हैं, जो सोच रखने वाले लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये कहाँ राजौरी पुंछ के एरिए को आपने अनंतनाग के साथ लगा दिया। अगर कोई मेरी बात का बुरा नहीं मनाए तो मैं ये कहता हूँ कि आप कांग्रेस के जो पुराने लीडर हैं उनसे पूछ लिया करो अगर कैसे हुकूमत की जाती है, आपको नहीं पता है। इश्ताक साहब, अगर बात करें हम एसटी स्टेटस की, जिस तरह से पहाड़ी लोग जो हैं एसटी स्टेटस की मांग कर रहे थे, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उम्मीद जगाई कि अब पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा, क्या आपको लगता है उनके साथ इंसाफ होगा? क्योंकि सारी सीटें तो रिज़र्व कर दी एसटी, गुज्जर बकरवाल फ़िलहाल एसटी का फ़ायदा उठा रहे हैं।
देख साहब, मैं गुजर बकरवाल तबके से मेरा तल्लुक़ है, लेकिन मैं उसके बावजूद ये कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू की है इन्होंने, उसके लिए हम इनका शुक्रिया धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। लेकिन उसका मतलब हर किसी मतलब ये नहीं है कि आपने पुंछ में 3 सीटें कर दी। आप पुंछ में 2 सीटें रखते, फिर एक अंतराग में और सीट हमारी, एक बांडीपुरा में रखते, एक इंद्रवाल की रखते, एक नगरोटा जम्मू में हमारी जो सीट रखते, तो तब हम कहते हैं कि मैं गुजरों के। जहाँ पर आपने रिजर्व किए तो वहाँ से हमेशा गुजर ही कामयाब होकर आते रहे, वो तो कोई एहसान नहीं किया आपने। अगर उनको ना भी करते तो कोई मसला नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पूरी की पूरी सीटें रिजर्व कर देंगे तो दूसरी कम्युनिटी जो पहाड़ी है उसमें और ज़्यादा रिजेंटमेंट होगी, वो एक सिविल वार की सिचुएशन बन जाएगी। वो लोग कल ना इलेक्शन भी बाइकाट कर सकते हैं। तो एक वर्ग को, एक आपने अच्छे खासी आबादी को आपने वोट पार्टिसिपेट यानी असेंबली में पार्टिसिपेट लड़ने से वंचित कर दिया, यानी उनको वो कर दिया। तो ये मैं कहता हूँ कि 2 सीटें अगर आपने जैसे 3 सीटें रजौरी में की हैं तो 1 सीट पुंछ में करते, या 2 सीट पुंछ में करते, एक नगरोटा की करते, तो एक बैलेंस हो जाता। तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं तो ये सोच रहा था कि इसमें जो कमीशन को हेड कर रही थी वो जज हैं और वो बड़े उससे करेंगे इसको। तो अगर रजौरी पुंछ का एक आदमी अपने एमपी को ढूंढेगा, अगर वो अंदर से बनेगा तो वो जम्मू आएगा, फिर रामबन जाएगा, बनहाल जाएगा, फिर जाके तलाश करेगा। यार मतलब कोई अकल से काम लेना चाहिए आपको। तो आपने तो पहले भी सत्यानाश कर दिया जम्मू कश्मीर का, आपने और सत्यानाश कर दिया, आपने और बेड़ा कर दिया जम्मू कश्मीर का, टुकड़े टुकड़े कर दिया इसको। सब पहाड़ी तो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अब उनको ऐसी स्टेटस मिलेगा, सीटें रिज़र्व हो चुकी हैं, अब उनको भी मौका मिलेगा कि वो भी नुमाइंदगी करेंगे। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो सरकार उनको ये उम्मीद दे रही है कि आपको ऐसी स्टेटस देंगे, वही सरकार उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने से भी बाहर रखे। डेंग साहब, बात ये है कि इनका जो बीजेपी वालों का प्रेसिडेंट है वो उस दिन ये कह रहा था कि पहाड़ी ज़बान में कह रहा था कि मैंने कड़ाका काट दिया। कड़ाका करने का मतलब ये है कि मेरे कहने पे ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। उसने कहा मैं थनामंडी कॉन्स्टिट्यूंसी, इसका मतलब है वो डिलिमिटेशन कमीशन की जो है उसको उनको लेट डाउन कर रहा है, उसकी जो सैंक्टिटी है उसको ख़त्म कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे कहने पे किया है। तो या तो उसको अकल नहीं है, वो क्या बयान दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर वो पहाड़ियों को लॉलीपॉप दे रहा है, उनको नारे मरवा रहा है, उनके वो करवा रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एक नॉर्म्स के तहत एक उसका सेट क्राइटेरिया होता है, उसके बाद वो रजिस्ट्रार जनरल के पास फाइल जाती है, सोशल वेलफेयर के पास जाती है, वो एक लंबा प्रोसेस है। तो वो यहाँ कहता फिर रहा है कि हम तो आपको शेड्यूल ट्राइब दे रहे हैं। तो कोई सेंस होना चाहिए ना बात में। अगर वो ये कह रहा है कि मेरे कहने पर थनामंडी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, तो या ये बात सही है कि बीजेपी के कहने पर डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट, वो तो एक इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी को चैलेंज कर रहा है। मेरा तो कहने का मतलब है कि एक प्रेसिडेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो ये कह रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने मेरे कहने पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, तो इसका क्या मतलब है? आप एक लॉ ऑफिसर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें बदलाव होगा? नेचुरली हम तो ऑब्जेक्शन दायर करेंगे, और जब ये पब्लिक डिमांड में आ जाएगा तो हम तो इसके लिए एजिटेशन करने के लिए भी तैयार हैं। यार रजौरी पुंछ का एरिया आपने अनंतनाग के साथ लगा दिया, ये कौन सा सेंस है? आपने शोपियां का एरिया लगवा देना, या आपको रियासी का जो हम मांग कर रहे थे, रियासी डिस्ट्रिक्ट रजौरी और पुंछ की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको बना के आप एक कंस्टिट्यूंसी बना सकते हैं, जो हमारी मांग थी। तो आपने वो तो नहीं किया। अब रजौरी पुंछ का ढूंढता रहे किसी, हमारी ज़बान नहीं मिलती, हमारा कल्चर नहीं मिलता है। हमारी ज़बान और कल्चर, हमारा जो कनेक्टिविटी वो जम्मू से मिलती है। देखिए ना, मैं मुसलमान बीइंग मुस्लिम में मैंने घर जम्मू में बनाया, मैंने कश्मीर में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरा कल्चर नहीं है, मेरी ज़बान नहीं है, मेरा उनके साथ उठना बैठना नहीं है। हमारा जम्मू के साथ ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना है। तो आपने हमें जो है वो मुस्लिम समझ के अनंतनाग के साथ लगा दिया, ये कौन सा सेंस है? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि आप इसको रिव्यू कीजिए और इसको दोबारा से इस पर गौर कीजिए। और ये जो आप देखिए सुचेत गाड़ वाले लोग भी नाराज़ हैं, आपने इंद्रवाल को कुछ और नाम दे दिया है, तो अब सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने अलग करके आरएसपुरा को रिजर्व कर दिया। यार जो शेड्यूल कास्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनको आपने अनरिजर्व करना, और वो एक ही लाइन में आपने रिजर्व कर दी, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? जैसे रामबन की आपने ओपन में कर दी, तो इसी तरह और कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में एक आप अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करते तो किसी को कोई एतराज़ नहीं था। इससे आपका शेड्यूल कास्ट भी नाराज़, राजपूत भी नाराज़, जाट भी नाराज़, अच्छा सिखों को नुमाइंदगी कोई नहीं दी आपने। और रजौरी पुंछ के तो वैसे ही हम बेचारे 47 के बाद हमारा तो कोई ना तो वो तो एक शेर है, जैसे किसी शायर ने कहा है कि वाहिद जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। यानी आप ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं,
और वो ये समझते हैं कि ये हिंदुस्तान के एजेंट हैं और मुखबर हैं, तो हम तो दोनों तरफ से मारेंगे ना बेचारे। रजौरी पुंछ के लोगों का तो कोई है नहीं ना सिलसिला। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर लॉ ऑफिसर इश्तियाक भट्टी साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं फजल मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।